नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए जो भी नवंबर के 4th वीक में करंट अफेयर बना है उसकी यहां पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और इसमें ऑलमोस्ट स्टैटिक जी के जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसकी यहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ आपको बता दूं, इस वीडियो में 4th वीक में नवंबर के जो भी करंट अफेयर बना है सभी को कवर कर रहा हूं। तो इस इकलौती वीडियो में आपको सारे टॉपिक कवर मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर की। नेशनल करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर है हमारे कौन इस समय पर? प्रहलाद जोशी, जो कि इस समय पर पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने प्रियम्बल को रीड करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। याद रखिएगा, ये 23 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है। भारत के संविधान में 22 लैंग्वेज एक्सप्लेन की गई हैं। 8वीं अनुसूची में उन लैंग्वेजेस में भी है और साथ साथ एक एक्स्ट्रा राजस्थानी भाषा में भी अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन जो कि 26 नवंबर को पड़ता है, उस दिन हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने प्रियम्बल को रीड करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। साथ साथ इसके ऊपर क्विज भी अवेलेबल होगा। याद रखिएगा, भारत ने 26 नवंबर को ही 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। इसीलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने अनाउंस किया था कब? 2015 में। उससे पहले इसको हम कानून दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते थे। ठीक, चलिए आगे बात करें। यह है प्रहलाद जोशी जी। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी जो कि लॉन्च की गई है कहां पर? तेलंगाना में। याद रखिएगा, ये जो इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी है जिसको स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया और उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया कहां पर? तेलंगाना में। और इस लॉन्चिंग में जो तेलंगाना के आईटी और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर केटी रामाराव जी भी अवेलेबल थे। याद रखिएगा, हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस अभी रिसेंटली में चर्चाओं में आई थी, क्योंकि इसरो की हेल्प से इसने पहली रॉकेट को लॉन्च किया था जिसका नाम विक्रम एस था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वो पढ़ाया था। आगे बात करें, ये है केटी राव जी, ये तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा गणतंत्र दिवस होगा, गणतंत्र दिवस जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, 26 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसी दिन हमने अपना संविधान अडॉप्ट किया था। आपको बता दूं, इस दिन हम किसी ना किसी विदेशी पर्सन को, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, हमारे रिलेशन उनसे बेहतर होने चाहिए, उनको हम इनवाइट करते हैं। यहाँ पर नॉर्मली प्रथा चलती है। तो आपको बता दूं, इस बार जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम अब्देल फतेह अल सीसी है, इनको हमने इनवाइट किया है कि आप हमारे 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे ऑब्जर्व किया जाएगा 2023 में, वहां पर आप चीफ गेस्ट के रूप में आए। और साथ साथ आपको बता दूं, G20 की मीटिंग भी हम नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं, भारत में ही ऑर्गेनाइज होगी। तो उसमें इनको स्पेशल अतिथि के रूप में हमने बुलाया है वहां पर। इसीलिए याद रखिएगा कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि रिपब्लिक डे में 2023 में भारत के यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए हैं। आगे बात करें, ये है अल सीसी। धर्मेंद्र प्रधान जी, जो इस समय पर शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, इन्होंने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये बुक है, इसको इन्होंने रिलीज किया है। आपको बता दूं, इस बुक को पब्लिश किया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने, जो कि दिल्ली में इस वक्त अवेलेबल है। और हमारे जो इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया। ध्यान रखिएगा, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये बुक है। याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, ये है धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे इस समय पर शिक्षा मंत्रालय को संभाल रहे हैं।
रेलवेज ने वंदे भारत को 2019 में लॉन्च किया था। आपको याद होगा वो पहली जो लॉन्चिंग थी उसमें आपको याद होना चाहिए वाराणसी से दिल्ली तक उस ट्रेन को, पहली वंदे भारत ट्रेन को चलाया गया। उसके बाद लगातार भारत ने ट्रेन लॉन्च की, जिसके बाद दिल्ली से कटरा तक लॉन्च की गई, उसके बाद और लॉन्चिंग हुई, लेकिन अभी इस समय पर टोटल 5 वंदे भारत लॉन्च की जा चुकी हैं। याद रखिएगा, अब रेलवे ये प्लान कर रहा है वंदे भारत की क्वालिटी को देखते हुए कि जिस तरीके से भारत ब्रह्मोस को दूसरे देशों तक सेल करता है, उसी प्रकार से भारतीय रेलवे अब ये ट्राई करेगी कि वंदे भारत ट्रेन को भी सेल करे दूसरे देशों को। और इसके लिए बहुत सारे देशों ने भारत को अप्रोच भी किया है। ये भारतीय जो इस समय पर रेलवे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। आपको बता दूं, वंदे भारत में और अपग्रेड इसको किया जाएगा और इसको ऐसा बनाया जाएगा जिससे कि रेलवे जिस तरीके से बाइक थोड़ी सी टेढ़ी होकर चल लेती है, झुककर चल लेती है, और जहां मोड़ आते हैं तो वहां बाइक झुक जाती है, तो वह उसी तरीके से रेलवे को भी, ये वंदे भारत ट्रेन को भी ऐसा बनाया जाएगा जिससे कि झुकी हुई ट्रेन भी ये वंदे भारत चल सके, जिससे कि मोड़ में स्पीड कम करने की जरूरत ना पड़े। तो याद रखिएगा, वंदे भारत में और अपग्रेड करके इसको स्लीपर कोच में, और अभी तो आपको पता है एसी वंदे भारत चल रही हैं, लेकिन इसको स्लीपर कोच में डेवलप करके और इसकी अपग्रेडेशन करके वंदे भारत को लॉन्च किया जाएगा और इसको विदेशों में अलग अलग देशों के साथ व्यापार के रूप में यूज किया जाएगा, मतलब इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। यह हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा अभी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस जो चल रही है इस समय पर, भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। इसको भारत एक्सपोर्ट करने का प्लान बना रहा है 2024 से, तो और आप कह लीजिए 2025 और 2026 से। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात की जाए, इंडिया ने वाइस प्रेसिडेंसी का जो पोस्ट है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन में प्राप्त कर लिया है और भारत को वाइस प्रेसिडेंसी की पोस्ट मिली है। इसमें भारत को लीड कौन करेगा? तो आपको बता दूं, श्री विमल महेंद्रू यहां पर लीड करने वाले हैं। भारत इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन में वाइस प्रेसिडेंसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड में चेयरमैन का पद 2023 से 2025 के लिए प्राप्त कर पाया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, विमल जो कि महेंद्रू है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के पद को यहां पर भारत की तरफ से लीड करने वाले हैं। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि इस समय पर हमारे आयुष मिनिस्टर हैं और पोर्ट की मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की पहली सेंट्रल फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग को लॉन्च किया है। आपको बता दूं, ये सेंटर है जो कि भारत के अलग अलग पोर्ट्स को डेवलप करेगा। किस तरीके का कि जो उनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो कोशिश करे कि अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ले सके। इसके लिए अभी आपको बता दूं, इनका टारगेट है 60% का, कि 60% ये रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, जिससे कि पोर्ट को ग्रीन बनाया जा सके। मतलब ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग टारगेट किया गया है भारत सरकार का, जिसमें कोशिश की जा रही है कि 60% एनर्जी पोर्ट की रिन्यूएबल एनर्जी या फिर किसी दूसरे माध्यम जैसे वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के माध्यम से ली जा सके। लेकिन इस समय पर भारत के पोर्ट में जो एनर्जी चाहिए होती है, उसमें कितनी एनर्जी भारत इन माध्यमों से लेता है, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से लेता है, तो आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ 10% से भी कम आप मान लीजिए जो कि एनर्जी अभी इस फॉर्म से ली जाती है। लेकिन भारत सरकार का टारगेट है कि इसको 60% तक करना है, जिससे कि ग्रीन पोर्ट को बनाने में जो हमारा एक लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। और इसके लिए भारत ने नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग को लॉन्च किया है। ये भारत का पहला है जो कि इस काम में पोर्ट्स की मदद करने वाला है।
आगे बात करें, और ये सर्बानंद सोनोवाल जी हैं जो कि इस समय पर हमारे आयुष और साथ साथ हमारे पोर्ट के यूनियन मिनिस्टर हैं। बात करेंगे अब इंटरनेशनल करंट अफेयर की। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल से भारत की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाने वाला एक राज्य है नेपाल के साथ, और आप बाकी राज्यों के कंपेयर में आपको बता दूं वहां पर चुनाव हुए थे, और हमारे जो इस समय पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो वहां पर गए थे एक ऑब्जर्वर के रूप में। तो राजीव कुमार जी हैं, वो गए थे। और आपको बता दूं तो नेपाल में अभी चुनाव हुआ, वहां पर शेर बहादुर देउबा जो कि दोबारा से बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर कहां के, नेपाल के। और आपको बता दूं ये 7वीं बार अपनी जो होम डिस्ट्रिक्ट है डालेलधुरा डिस्ट्रिक्ट से जीत कर आए हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो आपको नाम याद रखना है शेर बहादुर देउबा, ठीक है। और नेपाल की बात करें तो कैपिटल काठमांडू है, नेपालीज रुपी यहाँ की करेंसी है, और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये है देउबा साहब। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो इस समय पर मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आंसर होगा अनवर इब्राहिम, जिन्होंने जिनको अपॉइंट किसने किया है, तो आंसर होगा किंग सुल्तान अब्दुल्लाह ने इनको अपॉइंट किया है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है अनवर इब्राहिम का नाम, ये है अनवर इब्राहिम, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कनाडा। कनाडा का ब्रैम्पटन सिटी है जहां पर सिख, मतलब कनाडा में बहुत ज़्यादा सिख रहते हैं, वहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज को काफ़ी प्रमोट भी किया जाता है। और आपको बता दूं वहाँ पर सिख हैं जिनका नाम है हरकिरत सिंह। हरकिरत सिंह को डिप्टी मेयर बनाया गया है। याद रखिएगा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हरकिरत सिंह मतलब कोई भारतीय सिख है जो कि डिप्टी मेयर के पद पर वहाँ पहुँचे हैं, जो कि ब्रैम्पटन सिटी में डिप्टी मेयर इनको बनाया गया है। कनाडा की बात है, ध्यान रखेंगे। ये 2022 से लेकर 2026 तक इस पद पर रहेंगे। कैपिटल, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। करेंसी है कनेडियन डॉलर। आगे बात करें, ये है हरकिरत सिंह। हरकिरत सिंह नाम है इनका, जो कनाडा में डिप्टी जो मेयर बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जिसने रेटिफाई किया है। आपको पता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड के लिए काफ़ी एग्रीमेंट हुए हैं। लास्ट जो प्रधानमंत्री थे ऑस्ट्रेलिया के, उनके द्वारा भी यहाँ पर साइन अप किया गया था। अब यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बन गए एंटोनियो एल्बनीज, उनके द्वारा भी इस बात पर आगे काम किया गया। और आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने रेटिफाई कर दिया है कि हाँ ठीक है, आपने जो साइन किया है इसको हम अपने यहाँ से मतलब पूरी तरीके से क्लियर करते हैं, और अगर आपकी सरकार रहे ना रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये हमेशा के लिए साइन किया जा चुका है। और आपको बता दूं भारत की जो मंत्रिमंडल है वो रेटिफाई करता है। अलग अलग देश अलग अलग तरीकों से रेटिफाई करते हैं। तो भारतीय अब जो मंत्री परिषद है वो इसको रेटिफाई करेगा, और उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफिशियली मतलब हो जाएगा। और इसमें भारत की जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे कि किसानों के बहुत सारे अंगूर वाले प्रोडक्ट हैं जिससे वाइन बनती है। ऑस्ट्रेलिया में डिमांड ज़्यादा होती है, उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ ज़्यादा होगी, तो भारत को इसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ साथ भारत की जो आईटी कंपनियां हैं उनको भी बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। तो इससे ओवरऑल देखा जाए तो भारत को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया है। अभी भारतीय मंत्रिपरिषद करेगी, उसके बाद यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्टिव में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, ये आपको पीयूष गोयल जी दिखाते हुए नजर आ रहे होंगे। ये पहले की फोटो है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने इसे रेटिफाई किया है। अगला क्वेश्चन है
अब अगले क्वेश्चंस आएंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है ऋतुराज गायकवाड़। दुनिया में बहुत सारे आपने प्लेयर सुने होंगे जिन्होंने 6 छक्के एक ओवर में मारे। वैसे आपको काउंटिंग भी सुनने का मन हो तो आपको बता दूं, इंटरनेशनल क्रिकेट में टोटल 4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 6 छक्के मारे हैं, जिनमें से भारत के युवराज सिंह भी T20 वर्ल्ड कप में आपको याद हो 2007 में इन्होंने 6 छक्के मारे थे। और दुनिया में और भी 3 प्लेयर हैं जिन्होंने 6 सिक्सेस मार रखे हैं, जैसे हर्षल गिब्स हो गया, पोलार्ड हो गया, मल्होत्रा हो गया। भारतीय हैं लेकिन यूएसए में वो इस समय पर रहते हैं, यूएसए की तरफ से वो खेलते हैं। तो ये 4 प्लेयर हैं जिन्होंने 6 छक्के मारे थे। लेकिन आपने अगर रवि शास्त्री का नाम सुना हो, भारत के बेहतरीन प्लेयर थे, वो 1983 की जो विनिंग टीम थी, वर्ल्ड कप की विनिंग टीम, उसके वो टीम मेंबर भी रहे और भारत के वो कोच भी रहे, भारत की इंटरनेशनल टीम के कोच भी रहे। उन्होंने भी 6 छक्के मारे हैं, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिकल क्रिकेट में मारे हैं। तो आपको बता दूं, घरेलू क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों में मिला लिया जाए तो 10 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 6 छक्के मार रखे हैं। लेकिन अब एक पर्सन नए आए हैं जिनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के नहीं 7 छक्के लगाए हैं। बॉलर थे शिवा सिंह। शिवा सिंह की गलती ये थी कि इन्होंने एक नो बॉल फेंक दी और नो बॉल में भी छक्का इन्होंने मार दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने छक्का मार दिया, मतलब टोटल यहां पर 43 रन इस ओवर में बने। ऐसा वैसे 43 रन बना पहले भी बन चुके हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर ने बना रखे थे। ये दूसरी बार है कि जो एक ओवर में 43 रन बने, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी प्लेयर ने 7 छक्के एक ओवर में मार दिए हों, और वो है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी, घरेलू क्रिकेट है भारत की, जो 50-50 ओवर की गेम होती है, जिसमें महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए इन्होंने 6 छक्के मारे हैं। और उत्तर प्रदेश के शिवा सिंह, उत्तर प्रदेश की टीम से खेलते हुए शिवा सिंह ने 6 छक्के खाए हैं। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, आपसे दोनों नाम पूछे जा सकते हैं। ये है ऋतुराज गायकवाड़। अगला क्वेश्चन, कनाडा पहली बार डेविस कप जीता है। डेविस कप इतना इंपॉर्टेंट है टेनिस में कि आपको बता दूं कि दुनिया में अगर बात की जाए वर्ल्ड कप टेनिस का कोई होता है तो आप डेविस कप को वर्ल्ड कप के बराबर मान सकते हैं। तो डेविस कप जो कि कनाडा ने यहां पर पहली बार जीत लिया है, और ये जो कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को यहां पर हराया है। तो ध्यान रखिएगा, डेविस कप पहली बार कनाडा ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया बहुत बार 28 बार इस टोटल टूर्नामेंट को जीत चुकी है, और कनाडा यहां पर पहली बार इसको जीत रहा है। ध्यान रखिएगा, डेविस कप बहुत बड़ा टेनिस का टूर्नामेंट होता है, जिसमें भारत ने आज तक कभी भी इस डेविस टूर्नामेंट को नहीं जीता। भारत 1921 से इस पे पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन फाइनल पर तो 3 बार पहुंच चुका है, लेकिन एक भी बार डेविस कप को नहीं जीता है। ध्यान रखिएगा, पहली बार कनाडा ने यहां पर इस टूर्नामेंट को जीत लिया। आगे बात करें तो ये कनाडा की टीम है, एंजॉय करती हुई हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं। ये पुर्तगाल देश से बिलोंग करते हैं, और आपको बता दूं 5 वर्ल्ड कप खेल कर उसमें स्कोर करने वाले ये पहले प्लेयर बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, 5 इन्होंने वर्ल्ड कप खेले, और 5 वर्ल्ड कप खेलने के साथ साथ इन्होंने स्कोर भी किया, मतलब गोल भी किया। आपको बता दूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले ऐसे प्लेयर बने हैं, जो कि ये 2022 में जो 22वें नंबर का 22 नंबर का कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है फीफा का, वहां पर ये खेलते हुए इन्होंने घाना के अगेंस्ट खेलते हुए इन्होंने गोल किया, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड इनके नाम पर बन चुका है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ऐसे कौन से प्लेयर, तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और कतर में 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसे 20 नवंबर में इनॉग्रेट किया गया। भारत की तरफ से उसमें वाइस प्रेसिडेंट साहब जगदीप धनखड़ साहब वहां पार्टिसिपेट करने गए। भारत की तरफ से नोरा फतेही खान जो बॉलीवुड में एक्ट्रेस है, वो भी वहां पर परफॉर्म करने गई, और 20 नवंबर को इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो 18 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी, मतलब लास्ट दिन होगा। तो ध्यान रखिएगा, फीफा कहां पर हो रहा है, तो कतर में इस समय पर
हो रहा है। अब बात करेंगे अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि मुंबई में अवेलेबल है, उसको यूनेस्को का अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। कौन सा अवार्ड? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि यूनेस्को देता है। और किसको मिला है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को मिला है, मुंबई में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें तो ये है मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है 53rd नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है गोवा की राजधानी पणजी में। और आपको बता दूं यहां पर एक फिल्म है आई हेट इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। क्या? आई हेट इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, जिसके डायरेक्टर हैं वेलेंटीना मोरेल, जिनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। याद रखिएगा ये जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये बेस्ट फिल्म ऑफ द फेस्टिवल दिया जाता है। और ये किसको मिला है? स्पेनिश भाषा की आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम को ये अवार्ड मिला है। याद रखिएगा 53rd एडिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है IFFI का, कहां पर? गोवा पणजी में। आगे बात करें, ये आप देख सकते हैं आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, ये फिल्म है जिसको बेस्ट गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है राजेंद्र पवार। राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया फिक्की के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जो कि राजेंद्र पवार जो कि चेयरमैन और फाउंडर है NIIT के। याद रखिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 इनको दिया गया है। आगे बात करें, ये है राजेंद्र पवार। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। अपॉइंटमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटी उषा का। पीटी उषा पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, कहां पर? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। याद रखिएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 1927 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसमें प्रेसिडेंट पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है पीटी उषा। पीटी उषा अपने टाइम की बहुत बेहतरीन स्प्रिंटर रही है भारत की। याद रखिएगा केरला से बिलोंग करती हैं और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी IOC की, IOA की, माफ कीजिएगा IOA की, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की। ये है पीटी उषा जी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दीपा मलिक को एम्बेसडर बनाया है निक्षय मित्रा का। निक्षय मित्रा मतलब टीवी मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है उसका दीपा मलिक को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। इस समय पर हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने खेल रत्न विजेता, अर्जुन अवार्ड विजेता, पद्मश्री विजेता को बनाया है क्या? निक्षय मित्र एम्बेसडर। निक्षय मित्र मतलब टीवी मुक्त भारत अभियान कैंपेन का एम्बेसडर। याद रखिएगा ये इस समय पर प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है। इस समय पर ये पैरालंपिक कमेटी में प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रही हैं। ध्यान रखिएगा अब इनको टीवी मुक्त भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दीपा मलिक अपने समय पर पैरालंपियन भी रही हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, और ये जो टीवी मुक्त अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2018 में इसको लॉन्च किया था। यह है दीपा मलिक जी, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है भारत और मलेशिया जो कि मिलकर एक एक्सरसाइज मलेशिया में ही कर रहा है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति 2022। तो हरिमऊ शक्ति 2022 को पुलाई क्लंग मलेशिया में 28 नवंबर से लेकर 12 नवंबर 2022 तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है जो ये हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज है जिसको भारत की आर्मी और मलेशिया की आर्मी ऑर्गेनाइज कराती है, जिसको 2012 से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। याद रखिएगा हर साल इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम। याद रखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में
एक वॉर गेम ऑर्गेनाइज होगा जिसका नाम ऑस्ट्रा हिंद 2022 रहेगा। नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, ऑस्ट्रा का मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद का मतलब भारत या इंडिया। तो आपको बता दूं, ऑस्ट्रा हिंद 2022 जो कि भारत की आर्मी और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी मिलकर यहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे और इसको महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ये एक एक्सरसाइज है जिसका नाम ऑस्ट्रा हिंद 2022 रखा गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन 14th एडिशन 14वें नंबर का एरो इंडिया 2022 ऑर्गेनाइज हो रहा है। कहां पर? बेंगलुरु में। आपको माफ कीजिएगा, होगा बेंगलुरु में। आपको बता दूं ये 13 से 17 फरवरी 2023 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 2 साल के अंतराल में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, मतलब बाई एनुअल इवेंट है ये। याद रखेंगे 2021 में इसे लास्ट टाइम ऑर्गेनाइज कराया गया था। भारत जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा अनाउंस किया गया कि एयर फोर्स स्टेशन इन येलंका वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसका नाम है एरो इंडिया। याद रखेंगे, एरो इंडिया 2022 14th एडिशन बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज होगा 13 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है गरुड़ शक्ति 2022। गरुड़ शक्ति आपको बता दूं, भारत और इंडोनेशिया अपने आर्मीज के साथ यहां पर एक्सरसाइज करते हैं। तो भारत की जो स्पेशल फोर्स है और इंडोनेशिया की जो मिलिट्री है गरुड़ शक्ति को ऑर्गेनाइज गरुड़ शक्ति को करेंगे। कहां पर? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के रीजन में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिससे कि जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कॉपरेशन है और इंटर ऑपरेबिलिटी है, मतलब मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने की जो क्षमता है उसको बेहतर किया जा सके और उसको टेस्ट किया जा सके कि हम एक दूसरे के साथ इन फील्ड में काम कर सकते हैं कि नहीं। तो याद रखिएगा, भारत और इंडोनेशिया मिलकर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम गरुड़ शक्ति 2022 एक्सरसाइज है। इंडोनेशिया में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, अब यहां से हम स्टेट न्यूज़ की चर्चा करेंगे। स्टेट न्यूज़ में सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है हर घर गंगा जल। हर घर गंगा जल के अंतर्गत जो गंगा जल में गंगा का पानी जब बढ़ जाता है वहां पर कोशिश की जाएगी गंगा का पानी को टैप के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सके। जिसको कहां से लॉन्च किया गया? तो राजगीर से लॉन्च किया गया और राजगीर और गंगा की जो राजगीर और गया के जो प्लेसेस हैं वहां पर टैप के माध्यम से, मतलब टोटी के माध्यम से गंगा जल को पहुंचाया जाएगा, जिससे कि जो पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो बिहार में जो पानी जब बाढ़ वगैरह हो जाती है तो उस समय पर उस पानी को टैप के माध्यम से यूज़ में लाया जा सके और जो बाढ़ का जो स्तर है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। एक पहल है जिसके अंतर्गत चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा ये प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया है। आगे बात करें, ये है चीफ मिनिस्टर कहाँ के? बिहार के, जिनका नाम नीतीश कुमार है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा की गवर्नमेंट जिसने एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया, इनका टारगेट है कि हम एनीमिया को अपने यहाँ से हटा देंगे और एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए एम-लैन को लॉन्च किया गया है। जिस एम-लैन की फुल फॉर्म है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, जिसको उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। जो एनीमिया प्रॉब्लम होती है मेनली ये बच्चों और महिलाओं में होती है। याद रखिएगा, ब्लड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, जिसमें कोशिश की जाएगी इस प्रोग्राम के अंतर्गत कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और गवर्नमेंट के जो को-एडेड स्कूल्स हैं उनको यहाँ पर यूज़ में लाया जा सके, जिससे कि एनीमिया को कम करने में मदद की जा सके। तो ध्यान रखिएगा, एनीमिया मुक्त अभियान को उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया, जिनका नाम नवीन पटनायक है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है और यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है। आगे बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है अग्निकुल कॉस्मोस, जिसको 2017 में डेवलप किया गया। चेन्नई बेस ये एक स्टार्टअप है जो कि जिसने पहला प्राइवेट लॉन्च पैड को लॉन्च किया है। और आपको बता दूं कि इसरो के इस समय पर चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया।
ध्यान रखिएगा, इसको ये जो पहला प्राइवेट लॉन्च पैड है जिसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लगाया गया, सेटअप किया गया, जिसको एस सोमनाथ जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, जो अग्निकुल कॉस्मोस है ये चेन्नई बेस्ड 2017 में डेवलप एक स्टार्टअप है। आगे बात करें, ये आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। इसरो ने PSLV G54 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, और जिसमें आपको बता दूं जो ये इसमें किन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, तो ओशन सैटेलाइट को और साथ साथ 8 दूसरे कस्टमर्स की सैटेलाइट को इस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ओशियन सेट और 8 दूसरी कस्टमर्स की सैटेलाइट को जो PSLV C54 मिशन है उसके अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा। ठीक, ये आप देख सकते हैं PSLV C54। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, तो यूरोप पहली ऐसी स्पेस एजेंसी बनी है जिसने वर्ल्ड के पहले डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट के नाम को अनाउंस किया, जिसको वो ट्रेनिंग देंगे, साथ साथ इनको स्पेस पर भेजेंगे भी। तो इनको याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, तो जॉन मैकफॉल इनका नाम है। ये ब्रिटिश पैरालंपिक स्प्रिंटर रहे हैं एक ज़माने में, और इन्होंने 2008 में इन्होंने बीजिंग पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, 100 मीटर की जो रेस हुई थी उसमें। मैकफॉल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इनका ये इस समय पर इनके पास पैर नहीं है और एक एक्सीडेंट की वजह से इनके पैर नहीं रहे, और अब ये पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जो कि पहले ऐसे डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी में ट्रेनिंग लेंगे और स्पेस में जाने के लिए तैयार होंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये है जॉन। आगे बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फाउंड किया गया था 1975 में। इसके CEO जोसेफ एस बाचर हैं। आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो की क्वालिटी क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।